Hi guys. So I'm Urvashi Rawat and I'm going to be teaching you arrest under CRPC. Arrest is dealt done with in CRPC Criminal Procedure Code भारतीय दंड प्रक्रिया भारतीय दंड प्रक्रिया की 1973 1973 की अरेस्ट का जो चैप्टर है चैप्टर 5 वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। इसमें सेक्शंस 41 टू 60 ए हम डील करेंगे आज। अ, तो इसलिए लेट्स बिगिन विद द सेशन। दिस इज अरेस्ट अंडर सीआरपीसी। देन तो सेक्शंस 41 टू 60 ए हम डील करने वाले हैं। 41 primarily says that who can be arrested, how when a police officer can arrest without warrant. फर्स्टली विल जनरल डिवीजन मैंने किया है कि 41 टू 60 ए में अरेस्ट कौन कर सकता है, किसको अरेस्ट किया जा सकता है और हु कैन नॉट बी अरेस्टेड। ये तीन डिविजन्स मैंने किए हैं। फर्स्टली अरेस्ट इज मेड बाय, अरेस्ट कौन कर सकता है सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अरेस्ट कौन कर सकता है? पुलिस कर सकती है, प्राइवेट पर्सन कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। तीन तरीके के लोग अरेस्ट कर सकते हैं। कौन अरेस्ट हो सकता है? सस्पेक्टेड, जो जिनको सस्पेक्ट किया गया है वो अरेस्ट हो सकते हैं, या ऑफेंडर जिन्होंने कोई ऑफेंस किया है वो अरेस्ट हो सकते हैं। दो तरीके के लोग अरेस्ट हो सकते हैं। ये कौन अरेस्ट नहीं हो सकता है? एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी दी हुई है एक स्पेसिफिक मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को, वो अरेस्ट नहीं हो सकते हैं। तो ये एक जनरल अरेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि अरेस्ट कौन कर सकता है और कौन अरेस्ट किया जा सकता है किनको, और किनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ये एक जनरल आपको बताया गया। अब हम आपके जुडिशरी एग्जाम्स के लिए, आपको अगर मेंस में आंसर लिखना है, आपको प्री क्रैक करना है, आपको सेक्शंस तो पता ही होने चाहिए, क्योंकि अगर आप मेंस में एक डिटेल्ड आंसर लिखेंगे तो आपको सेक्शंस पूरे नहीं पता होने चाहिए, पर एक मोटा मोटा उनका पता होना चाहिए कि क्या क्या सेक्शंस आते हैं और उनके अंदर क्या आता है। और अगर आप प्री में करेंगे तो फिर आपको इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सेक्शंस आने ही चाहिए। तो दोनों तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। लेट्स मूव ऑन टू स्पेसिफिक सेक्शंस, फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी, और जो जो सेक्शंस उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगी। संक्षिप्त में करेंगे पर करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू स्पेसिफिक सेक्शंस। ओके, सो चैप्टर 5, अरेस्ट ऑफ पर्सन्स। लेट्स डील विथ सेक्शन 41, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। तो दिस इज द this is the section I'm dealing with, 41. So 41 says police may arrest without warrant. A police officer may arrest. The problem है, the word is may. So there is a discretion, उनको discretion दिया हुआ है कि वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अरेस्ट कर सकते हैं अगर उनके प्रेजेंस में, किसी पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में आपने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है ये आपको पता ही होगा अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नहीं पता है तो सेक्शन 2C, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें कोई पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकता है। 2 सब क्लॉज C में जिसको डिफाइन किया गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस को, वो होता है जिसमें बिना वारंट के कोई आपको अरेस्ट कर सकता है पुलिस ऑफिसर। तो 41 में
विदाउट वारंट कब अरेस्ट हो सकता है? अगर आपने पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कोई ऑफेंस किया है। दूसरा, अगर कोई रीजनेबल कंप्लेंट की गई है या रीजनेबल सस्पिशन है पुलिस ऑफिसर को कि किसी ने 7 इयर्स, अप टू 7 इयर्स तक का कोई ऑफेंस किया है, 7 इयर्स तक का, 7 इयर्स, अगर आपने 7 इयर्स तक का कोई ऑफेंस किया है और कुछ कंडीशंस मीट करते हैं, जैसे कि आप टैंपर कर सकते हो इंटेरोगेशन से, आप भाग सकते हो, आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं रहोगे, आप थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रॉमिस दे सकते हो, ऐसी कोई भी कंडीशंस अगर मीट होती हैं तो द पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट यू विदाउट वारंट, अगर आपने 7 इयर्स तक का किया है ऑफेंस। तो इसके लिए ये वो हो जाता है। उसके बाद अ, अगर वो आपको अरेस्ट नहीं करने का भी बनाता है, if the police officer thinks that he need not arrest you, then also you he may give reasons in writing, रीजंस देते हैं राइटिंग में, रीजंस देना होगा राइटिंग में दैट व्हाई ही इज नॉट अरेस्टिंग यू। और फिर उसके सब क्लॉज B, A, C, D, E, F, G, H, I तक जाते हैं कि अगर आप डिजर्टर फ्रॉम आर्म फोर्सेस हो, अगर आप यू आर अ सस्पेक्ट इन स्टोलन प्रॉपर्टी, अगर आपके पास से पोजेशन में स्टोलन प्रॉपर्टी मिली है, आप कोई रिलीज कन्विक्ट हो, ऐसी जो भी कंडीशंस हैं अगर वो मीट होती हैं तो, या आप कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, सेक्शन 80 के अंडर प्रोक्लेमेशन इशू होता है, भगौड़ा जिसे घोषित किया जाता है, कोई भाग जाता है ऑफेंस करके, तो अगर आप वो हो तो वो भी आपको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। ये 41 के अंदर आता है। 41 सब क्लॉज 2 कहता है कि अगर आपने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर या वारंट के लिए। तो अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो आपको वारंट या ऑर्डर के अंडर ही अरेस्ट किया जा सकता है ना? तो ये आपका 41 कंप्लीट हो गया। देन 41A टू डी अपन जल्दी जल्दी करेंगे। 41A बोलता है नोटिस ऑफ अपियरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। अगर 41 के अंडर की कंडीशंस मीट नहीं हो रही हैं और पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि ठीक है पहले नोटिस भेज के देखते हैं आता है कि नहीं, तो 41A में वो आपको नोटिस भेजेंगे एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द पर्सन जिसको नोटिस मिला है कि वो आता है, वो आएगा पुलिस स्टेशन में। तो अगर मैंने आपको बोला कि आपने ये ऑफेंस करने का आपको सस्पेशन हमें लग रहा है, आप आइए थाने आइए, आप थाने आना ही होगा आपको, आपको थाने आना ही होगा, और अगर आप थाने आते रहे तो आप अरेस्ट नहीं होंगे। ये 41A में बोलता है कि नोटिस आपको गया है, आप आ गए हैं, आपने हाजिरी लगा दी है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर दूसरा ये है कि अगर आप नोटिस देने पे नहीं आते हैं तो पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है 41A के अंडर, सीधी बात है। 41B, 41B है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। तो प्रोसीजर क्या होगा? पहली बात तो जो पुलिस ऑफिसर है उसको कोई क्लियर आइडेंटिफिकेशन मार्क रखना होगा, अपना नाम, कौन सी पुलिस में है, ये सब रखना होगा उसको, ताकि जो भी अरेस्ट हो रहा है उसको पता रहे कि हाँ दिस इज अ पुलिस ऑफिसर, इनका नाम है, इन्होंने मुझे अरेस्ट किया है। दूसरी चीज एक अरेस्ट मेमो बनता है, अरेस्ट मेमो बनता है, उसमें एक विटनेस के अटेस्टेशन होता है, एक विटनेस का साइन होता है, वो कोई रिलेटिव हो सकता है अरेस्टेड पर्सन का या कोई रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ लोकेलिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसका एक अरेस्ट मेमो बनता है, तो वो एक अटेस्ट विटनेस अटेस्ट करता है। तो ये इम्पोर्टेंट, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये इतना डिटेल 41B के लिए काफी है। अरेस्ट मेमो आप याद रख लीजिए, क्लियर आइडेंटिफिकेशन, एक विटनेस का अटेस्टेशन, और काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड, जो पर्सन को आप अरेस्ट कर रहे हो उसका काउंटर सिग्नेचर लगेगा। 41C है कंट्रोल रूम है डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम होगा, एक कंट्रोल रूम होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, और उसमें हम बताते हैं कि उसके बाहर या उसके प्रेमाइसेस में एक पूरा बोर्ड लगता है, उसमें जो जो लोगों को अरेस्ट किया गया है उस डिस्ट्रिक्ट में वो उनके नाम डिस्प्लेड होते हैं, उस डिस्प्ले बोर्ड लगा होता है, और जितने भी लोग डिस्ट्रिक्ट में अरेस्टेड हैं उनका नाम डिस्प्लेड रहता है वहां पे। तो ये इंपॉर्टेंट है। 41D कहता है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन।
तो अगर आप अरेस्ट कर लिए गए हो तो इंटेरोगेशन आपका हो रहा है, तो आप अपने चॉइस का कोई भी एडवोकेट से बात कर सकते हो। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है नॉट थ्रू आउट द इंटेरोगेशन। एक समय पे आप बात कर सकते हो, पर ऐसा नहीं कि पूरे इंटेरोगेशन वो आपके साथ बैठेगा, आपका एडवोकेट, ऐसा नहीं होगा। एक समय के लिए वो आ सकता है, थोड़े समय के लिए बैठ सकता है, पर नॉट थ्रू आउट द इंटेरोगेशन। ये इंपॉर्टेंट है ना। फिर 42 पे आ जाता है, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस। तो इसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर करता है और पुलिस वाले को लगता है कि भाई तेरा नाम बता, क्या है तेरा नाम, क्या है, कहाँ रहता है। पुलिस वाले ने पूछा आपसे कि भाई तेरा नाम बता, कहाँ रहता है। आपने नहीं नहीं बताया, आपने कहा हम नहीं बताएंगे, या तो फिर आपने ये बोल दिया, अरे भैया रॉबिन हुड, हाँ हमारा नाम रॉबिन हुड है, कुछ भी। उसको लगा ये तो कि क्या रॉबिन हुड किसका नाम होता है ये सब। तो अगर उसको ये लगता है, या तो आप बता नहीं रहे हो, या उसको लग रहा है झूठ बोल रहा है ये, अगर ऐसा कुछ लगता है, तो फिर आप को वो अरेस्ट कर सकता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी। ये 42 बोलता है। 42 का ये इंपॉर्टेंट है। फिर 43 है कि अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। आप अरेस्ट प्राइवेट पर्सन लाइक यू एंड मी, हम जैसे लोग, अपन फिल्मों में देखते हैं तो लगता है अरे पुलिस ऑफिसर ही करता है, नहीं। अगर नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल प्लस नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल या और नॉन बेलेबल ऑफेंस अगर कोई करता है, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस अगर किसी ने किया है आपके सामने, तो फिर आप और मैं जैसे लोग भी अरेस्ट कर सकते हैं उनको, है ना। अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, कुछ कर दिया ऐसा, रेप कर दिया, कुछ कर दिया, जो अ, आपको पता है कि हाँ भाई इसी ने किया है, आपके सामने मर्डर तो सामने किया है, दिन दहाड़े उसने कर दिया, तो फिर आप भी उसको अरेस्ट करके पुलिस थाने ले जा सकते हो। ये आप कर सकते हो 43 के अंदर, है ना। कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होना चाहिए बस वो, है ना। तो ये 43, 44 अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये है। इसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल दोनों तरीके के मैजिस्ट्रेट होते हैं, है ना। एग्जीक्यूटिव जो डीएम होते हैं या एसडीएम, ये सब जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, और जुडिशियल जो भी होते हैं, है ना। दोनों जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव दोनों जो होते हैं वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं। अ, फिर उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आर्म्ड फोर्सेस के जो, अगर आप एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में हो तो आप अरेस्ट नहीं हो सकते। परमिशन लगती है, परमिशन लेनी चाहिए ना, परमिशन लगती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगती है आर्म फोर्सेस के लोगों को अरेस्ट करने के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी उनको अरेस्ट करने के लिए। 45, 46 बोलता है अरेस्ट हाउ मेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 60A के बाद। अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट कैसे किया जाएगा। देन अरेस्ट कैसे किया जाएगा, उसमें आप सबसे पहला होता है कि फिजिकल टच अलाउ होता है। फिजिकल टच अलाउ होता है, कन्फाइनमेंट भी अलाउ होता है, अनलेस कोई सबमिशन कर दे बाय वर्ड्स और एक्शंस। 46 बोलता है फिजिकल टच इज अलाउड, मतलब आप ऐसे करके आप, कोई आएगा आपको पुलिस ऑफिसर, तो आपके हाथ पीछे करके हथकड़ी लगा सकता है, फिजिकल टच अलाउड होता है। पहले ही से ही आप कह दो कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो ठीक है, मैं, मुझे कर लो आप अरेस्ट, मैं सबमिट कर रहा हूँ, अगर आप ये बोल दे, अगर ये बोल दे तो फिर जरूरत नहीं है, वरना फिजिकल टच अलाउड होता है। दूसरी चीज ये होती है कि अरेस्ट विमेन की जो प्रोविजो है 46 का, वो ये बोलता है कि विमेन की जो अरेस्ट है, विमेन की जो अरेस्ट है वो कोई विमेन ऑफिसर ही कर सकती है, कोई और पुलिस ऑफिसर के नॉट टच द पर्सन ऑफ द वुमन, है ना। ये चीज है। ये 46 में आ जाता है। दूसरा 46 में आता है कि अगर कोई इवेड कर रहा है या रेजिस्ट कर रहा है, फोर्सिबली रेजिस्ट कर रहा है, तो फिर उसको अरेस्ट करने के लिए ऑल मीन्स नेसेसरी, जो भी मीन्स नेसेसरी हो आप उसको यूज कर सकते हो, कि उसको लाठी से मार के या कुछ कुछ, कोई भी मीन्स नेसेसरी जिससे आप उसको अरेस्ट कर सकते हो वो आप कर सकते हो। ये 46 में ये अलाउड है आपको। और 46 सब क्लॉज 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट है
कि आप डेथ कॉज नहीं कर सकते अनलेस उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो पनिशेबल विद डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। अगर उसने मर्डर किया है और आप उसका पीछा कर रहे हो और करते हुए उसकी मौत हो जाती है, तो वो 46 में वो चीज है। पर अगर उसने चोरी की है और आपने उसकी डेथ कर दी, 46 उसको अलाउ नहीं करता, है ना। तो 46 सब क्लॉज 3, 46 सब क्लॉज 4 बोलता है कि नो वुमन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होने चाहिए, तभी आप अरेस्ट कर सकते हो किसी वुमन को सनसेट और सनराइज के बीच में। और वो भी सिर्फ वुमेन पुलिस ऑफिसर कर सकती है एक रिटन रिपोर्ट पे, जो कि जेएमएफसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा साइन होगी। ये ये डिटेल्स आती हैं, ये आप याद रखिएगा, है ना। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा आपको वो साइन होगी रिपोर्ट, और फिर आपको परमिशन मिलेगी, और वुमेन पुलिस ऑफिसर हो तो ही आप सनसेट और सनराइज के बीच में वेमेन को अरेस्ट कर सकते हो। फिर 47 आ जाता है सर्च ऑफ प्लेस। ये फ्री इनग्रेस के बारे में बोलता है कि अगर आप जाते हो कहीं पे और किसी घर वर में कोई घुस गया जिसको आपको अरेस्ट करना है, तो जो भी घर वाले हैं या जो भी बिल्डिंग वाले हैं जो भी हैं, उनको आपको अलाउ करना पड़ेगा कि आप इनग्रेस। और वही बात हो जाती है कि अगर नहीं अलाउ कर रहे हैं या फिर कोई रह नहीं रहा है वहां पे, तो आप दरवाजा तोड़ भी सकते हो। दया दरवाजा तोड़ दो वाला हिसाब चलता है यहाँ 47 में, है ना। कि अगर आप सर्च कर रहे हो पर्सन की अरेस्ट करने के लिए, तो आप दरवाजा खिड़की ये सब भी तोड़ सकते हो रीजनेबली। 48 परस्यूट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुरिस्डिक्शन, के भाई कहीं भी ऑल ओवर इंडिया आपको अगर किसी को अरेस्ट करना है, ऑल ओवर इंडिया आप जा सकते हो उसको अरेस्ट करने के लिए। वो कहीं भाग रहा है तो आप उसको परस्यू कर सकते हो। 49 नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट, ऐसा नहीं है कि आपने पूरा बेड़ियों में बांध दिया, एक हथकड़ी अगर काफी है उसको भागने से रोकने के लिए, तो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट नहीं लगाने। दूसरा, 50% अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल। आपको ये बोलना पड़ेगा कि आप बेल ले सकते हो, आपका ऑफेंस बेलेबल है, या फिर आपको ये राइट टू बेल है, बॉन्ड है, इतने रुपए का बेल या बॉन्ड आपका भर के आप निकल सकते हो, ये सब आप बताओगे। 50 ये है कि अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है और उसके बारे में किसी को पता नहीं है, तो आप उसके घर वालों को या कोई नॉमिनेटेड पर्सन को, उसके दोस्त या किसी को भी वो नॉमिनेट करता है, अगर उसको बताना है, तो वो 50A में आपको करना पड़ेगा। इस पे जोगिंदर कुमार का एक केस भी है। फिर है 52 पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स, कुछ चाकू जो भी गन वन जो भी है, वो अगर 52 में रहता है उसके पास, तो आप सीज कर सकते हो और कोर्ट को भेज सकते हो। 53 में एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल ऑफिसर एग्जामिन करता है अक्यूज का। 53 में अक्यूज है, इसमें अक्यूज ऑफ रेप है 53A में, ये इंपॉर्टेंट है। मेडिकल एग्जामिनेशन करता है अक्यूज ऑफ रेप, 53A रेप का है, ये जनरल अक्यूज है। और इसमें 54 में अरेस्टेड पर्सन है, ये इंपॉर्टेंट है। 53, 53A, 54 में ये इंपॉर्टेंट है कि अक्यूज ऑफ रेप और अरेस्टेड पर्सन, ये याद रखना बस 54 के लिए। 54A में आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन परेड जो होती है 54A में आता है। आइडेंटिफिकेशन परेड कि भाई इसने ऐसा कुछ किया था, इसने ही चोरी की थी, आप इसको आइडेंटिफाई करिए। चार लोग आएंगे, विटनेसेस आएंगे, या जो भी विक्टिम होगा वो आपको आइडेंटिफाई करेगा। दूसरा है प्रोसीजर एंड पुलिस ऑफिसर, ये 55 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 55A इंपॉर्टेंट है, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ये अगर किसी को आपने अरेस्ट किया है और उसको डायबिटीज है, तो आप उसको कोई चॉकलेट, कुछ मीठा, कुछ मिठाई दे दो, कुछ खाने को दे दो। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन तक आपको खुन्नस है कि भाई इसने तो मर्डर किया था हमारे इतने रिस्पेक्टेड पर्सन का, हम इसको 2 दिन तक कुछ खाने को ही नहीं देंगे, तो वो पहले ही निपट लेगा। ऐसा नहीं है, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन की ध्यान रखना पड़ेगा अपन को, ये एक प्रोसीजर में एक इम्पॉर्टेंट चीज है। 56 persons arrested to be taken before magistrate। 57 इंपॉर्टेंट है, 24 आवर्स का इसमें क्लॉज रहता है कि जो पर्सन जिसको आपने अरेस्ट किया है, 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसको किसी मैजिस्ट्रेट के पास ले जाओगे, है ना। उसको आप किसी मैजिस्ट्रेट के पास ले जाओगे। और ये 24 आवर्स में जो जर्नी का टाइम होता है, कि जैसे आपने उसको अरेस्ट किया है गुड़गांव में और आपको दिल्ली में उसको प्रोड्यूस करना है, तो आप उतना रीजनेबल टाइम आप हटा दोगे 24 आवर्स में से, है ना, या जहां पे भी आपने किया है,
कि उतना रीजनेबल जर्नी का टाइम आप हटा देते हो 24 आवर्स में, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर 58 में अप्रीहेंशन से 59 ये सब भी डिस्चार्ज ऑफ पर्सन अप्रीहेंडेड, अगर आपने किसी को अप्रीहेंड किया है और लगता है कि नहीं भाई इसने नहीं किया ये तो ठीक है, इस पे तो कुछ बन ही नहीं रहा है, तो इसको डिस्चार्ज भी किया जा सकता है, पुलिस ही डिस्चार्ज कर देती है। 60 ये है पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रीटेक, अगर वो भाग जाता है तो पावर भी दी गई है कि आप उसको परस्यू कर सकते हो और रीटेक कर सकते हो। और 60 ए जो जिस्ट है इस पूरे अरेस्ट के चैप्टर 5 की, 41 से 60 ए सीआरपीसी की जो जिस्ट है वो है 60 ए। उसमें ये बोलता है कि आप अरेस्ट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू कोड होना चाहिए। 41 से 60 ए के बीच में, 41 से 60 ए के बीच में वॉट एवर इज रिटन आपको वैसे ही अरेस्ट करनी पड़ेगी। विमेन की 46 के हिसाब से, प्रोवाइजो और सब क्लॉज 4 के हिसाब से करनी पड़ेगी, और जितने भी लोगों की जैसे अरेस्ट बताई गई है वैसे ही आपको करनी पड़ेगी। अटेस्टेशन अगर चाहिए विटनेस का तो वैसे ही करना पड़ेगा। ये एक जिस्ट है। तो ये अभी आपने अरेस्ट पढ़ा। अरेस्ट जो जिससे मेंस के क्वेश्चंस भी आते हैं और प्री के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अब ये कोट है, द सस्पेक्ट वाज रेजिस्टिंग अरेस्ट इज अ पुलिस ऑफिसर्स लाइसेंस टू किल। ये हम 46 पे चले गए, 46 सब क्लॉज 2 और 3 पे। तो अरेस्ट से लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट होती है, तो अरेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे जुडिशरी एग्जाम्स के लिए तो है ही, और जनरली भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको अरेस्ट कर लिया, आपकी लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट हो गई, आपको ठूस दिया जेल में, तो आपको समझना चाहिए कि क्या क्या कितना महत्वपूर्ण चीज है वो, है ना। और इसीलिए अभी हमने अरेस्ट पढ़ा। अ, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा और सारी चीजें समझ आ गई होंगी। इनके केसेस जो हैं वो इसमें 3-4 केसेस आते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। वो अननेसेसरी गाइडलाइंस दी हुई हैं डीके बासु में, डीके बासु वर्सेस वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में गाइडलाइंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि अरेस्टेड पर्सन को कैसे डील करना है। अनिश कुमार में बोला था कि अननेसेसरी अरेस्ट नहीं करनी है, अगर अरेस्ट नेसेसरी नहीं है तो आपको अरेस्ट नहीं करनी है। और तीसरा कि जो केस है वो क्रिश्चियन वेलफेयर एसोसिएशन वाला केस है, जिसमें वेमेन की अरेस्ट को लेके गाइडलाइंस दी गई थी, जिससे प्रोवाइजो और वो सब ऐड हुए थे 46 में। तो ये केसेस हैं इम्पोर्टेंट। जोगिंदर कुमार वाला मैंने आपको इनफॉर्म नॉमिनेटेड पर्सन वाला आपको बता ही दिया था। ये इम्पोर्टेंट केसेस हैं इसके। और तो इससे हम पूरा अरेस्ट का जो चैप्टर है उसके समाप्ति पे आ जाते हैं। हमने 41 से 60 पढ़ लिया है। अ, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, जब भी नेक्स्ट टॉपिक होगा तो हम मिलेंगे। कीप प्रिपेयरिंग, कीप अचीविंग।